रामविलास पासवान ने बिहार में अगर देखा जाए तो दलित वोट बैंक पर जिस तरह से अपना आधिपत्य जमाया और दलितों ने उनको खुल करके आंख मूंद करके समर्थन किया, वो साफ साफ दिखता है। चिराग पासवान की पहुंच और पूछ सबसे ज्यादा है। 2020 की अगर बात करें हम तो 2020 में चिराग पासवान अपने वोट बैंक को, यानी कि जो उनका 7% का वोट बैंक है, उस वोट बैंक को लेकर के वो बाहर चले आए थे। किसी खास वर्ग पर फोकस किया जा रहा तो वो दलित वर्ग है, क्योंकि ये अभी तक संगठित है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर है भीतर की बात लेकर के। भीतर की बात में लगातार जो बिहार की राजनीति में चेंजेज हो रहे हैं और इस बात को लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं, सवाल पूछे जाने लगे हैं। खास करके हमसे भी आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स में और व्यक्तिगत फोन करके भी लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि क्या जो परिस्थिति है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें क्लीन स्वीप जैसी बात होगी या फिर हंग असेंबली होगी, किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये सारे सवाल अनुत्तरित हैं और इन सवालों का जवाब जब खोजने के लिए आप किसी भी राजनीतिक दल के पास जाइएगा तो उनके पास अपना मुख्यमंत्री का चेहरा है। नीतीश कुमार और खास करके अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के बीच सीधी सीधी टक्कर 2020 के चुनाव में हुई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी अगर देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव ही चुनाव हो रहा है, लेकिन 2025 के चुनाव को कुछ अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इसके पीछे की बात कई है। अगर आंकड़ों की दृष्टि से हम देखें तो जो जातीय जनगणना हुई है 2023 में और जातीय गणना के बाद जो उसका रिपोर्ट सामने आया है, उस रिपोर्ट के हिसाब से जातियों की गोलबंदी शुरू हो गई है। इसका नज़ारा भी आपने देखा होगा कि कई नई जो जातियां हैं, अलग अलग जातियों के दल बन गए हैं, उन सभी ने अपना अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया है। सभा सेमिनार के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें शुरू हो गई, जिसकी खबरें हम अक्सर आपको दिखाते रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा संगठित वर्ग है, जो एकजुट और एकमुश्त वोट करता है, आजादी के बाद से अब तक का रिकॉर्ड हम देखें तो उस रिकॉर्ड में ये जहां भी वोट किया, बल्क में वोट किया, लेकिन कालांतर में एक निश्चित अवधि के बाद जब से इस वोटों में बिखराव शुरू हो गया, तब से लेकर के अब तक 1947 की आज़ादी से लेकर के 1960 तक इन वोटों का कोई बिखराव नहीं हुआ था और ये सीधा एक मुश्त जो है वो कांग्रेस को चला जाता था। यही कारण है कि कांग्रेस ने आज़ादी में के अधिक समय तक इस देश पर राज भी किया है। कई राज्यों में भी उसकी सरकार रही है और ये जो 19-20% का दलित वोट बैंक है, बिहार की अगर बात करें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में इन वोट बैंकों का बड़ा ही असर है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि दलितों के नेता उभर करके सामने आए हैं। कई दलित चेहरे आपको देखने को मिले होंगे और वक्त समय के हिसाब से इनके साथ ये हुजूम भी चला है। चाहे वो आप बात काशीराम की कर लें, मायावती की कर लें, उससे पहले आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर लें, इन सभी के साथ कहीं ना कहीं एक दलित समाज ने अपना गठजोड़ बनाया है और उनकी तरफ शिफ्ट होते गए हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस को दलित समाज ने, जैसे सब समाज ने उनको अपनाया, वैसे ही दलित समाज ने भी उन्हें अपना नेता माना और अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस किया। आज़ादी में भी उनके साथ थे। इसके साथ साथ गांधी जी का जो हरिजन को लेकर के कई तरह की योजनाएं थी, रणनीतियां थी, उनके उत्थान की बात थी, उनकी सोच थी, उन सभी चीजों को लेकर के भी ये समाज उनसे प्रभावित हुआ था और इसको लेकर के कई ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस के साथ 1960 के दशक तक ये दलित समाज जो है वो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही अंबेडकर का उदय हुआ और अंबेडकर जब एक नेता के रूप में स्थापित हुए, संविधान का उन्होंने निर्माण किया, उसके बाद से दलित समाज उनके तरफ भी शिफ्ट होना शुरू हुआ और धीरे धीरे कांग्रेस का जो कुनबा है, दलित समाज का जो एक छत्र राज था, उसमें सेंधमारी शुरू हो गई और धीरे धीरे करके घटते गए। उसके बाद समय बदला। 60 से 80 के दशक में जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में कई परिवर्तन हुए। इसमें क्षेत्रीय दल का धीरे धीरे उदय होना शुरू हो चुका था, क्योंकि यह समय था कि सभी को लग रहा था और कई नेता जो एनर्जेटिक थे, कई तरह की बातें सोच रहे थे, समझ रहे थे, या उन्हें लगता था कि कांग्रेस में रह करके उनके जो काम करने का तरीका है या फिर उनकी जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्हें ऐसा लगता था कि वो भी बेहतर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों ने
धीरे धीरे करके अपने आप को अलग करना और अपने समाज के साथ जुड़ना शुरू हुआ। और क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ साथ इस वोट बैंक में भी थोड़ा थोड़ा जो है बिखराव शुरू हो चुका था। आज हम ये बात करने इसलिए बैठे हैं कि 2025 के चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं और इस मुहाने पर ये जो 19% से ज्यादा, लगभग 20% के आसपास ये वोट बैंक है, इस वोट बैंक पर सबकी नजर है। लगातार आप देखे होंगे कि दलितों को लेकर के कई योजनाएं, कई रणनीति बनाई जा रही हैं। एक तरफ आप देखे होंगे बिहार में MOI समीकरण है, तो दूसरे तरफ अगर सबसे ज्यादा किसी खास वर्ग पर फोकस किया जा रहा है तो वो दलित वर्ग है, क्योंकि ये अभी तक संगठित है और ये एक मुश्त वोट करता है। जाति के नेता जिस तरफ कह दिए उस तरफ ये पूरा का पूरा कुनबा चल पड़ता है। इसी सब समीकरण को देखते हुए बिहार में अब राजनीतिक तौर पे देखा जाने लगा है। पिछले इतिहास को अगर देखा जाए तो उस इतिहास में कांग्रेस के पास जो वोट बैंक था उसका धीरे धीरे करके क्षरण होता गया और उन वोट बैंकों को क्षेत्रीय दलों के पास खाती के रूप में जमा होना शुरू हो चुका था। बिहार में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर हुई और 90 के दशक 70 के दशक में जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और यहां से शुरुआत होती है कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन की। 77 का आंदोलन आपने देखा, उसके बाद से लगातार आंदोलन होते चले गए और 90 के दशक में कांग्रेस बिहार में बहुत कमजोर हो गई। क्षेत्रीय दलों का आकार बड़ा हुआ और लालू प्रसाद का पदार्पण हुआ। लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय का जो समीकरण गढ़ा, उस समीकरण के साथ उनके साथ सभी थे। तब उनके साथ सुशील मोदी भी हुआ करते थे, उनके साथ लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार भी हुआ करते थे और जितने भी बड़े नेता आपको नजर आ रहे होंगे जो JP आंदोलन की उपज थे, पैदावार थे, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरुद्ध एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में वो सफल भी हुए। 1990 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और जो गैर कांग्रेसी सरकार मजबूती के साथ आई, जो 5 साल तक 1990 से लेकर के 95 तक सत्ता में रही। और इस बीच में सामाजिक न्याय के नाम पर सभी वर्गों के जो वोट बैंक थे वो कांग्रेस से छटक करके इधर चले आए। कुछ सवर्णों की बात अगर छोड़ दें हम और गैर यादव जो OBC थे उनकी बात छोड़ दें, ये वोट बैंक टूटने लगे, कटने लगे और अपने लिए एक निश्चित स्थान खोजने लगे। और यहां से शुरुआत होती है वोट बैंक की ठेकेदारी की। इस ठेकेदारी में एक तरफ जहां यादवों की ठेकेदारी लालू प्रसाद कर रहे थे, वहीं लौकुश समीकरण की ठेकेदारी नीतीश कुमार के पास थी और दलित वोटों की ठेकेदारी जो थी वो रामविलास पासवान के पास थी। 2000 में रामविलास पासवान ने भी अपनी पार्टी बनाई और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बसपा भी बनी, काशीराम ने बसपा बनाई और अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां RPI भी बनी और ये सभी लोग दलितों की बात करने लगे और दलित समाज को एकजुट करने लगे। रामविलास पासवान ने तो दलितों के नेता के रूप में अपना एक अलग छवि भी बनाया। बिहार में दलित वोट बैंक के वो सरताज कहे जाते थे और वो जिधर जाते थे उधर ही उनकी, अगर 2009 से 2014 की बात छोड़ दें तो इस बीच में सरकार चाहे केंद्र में किसी की भी रही हो, उस मंत्रिमंडल का हिस्सा रामविलास पासवान जरूर रहे हैं। 2009 से 2014 तक, इस बीच में 2009 का चुनाव हारने के बाद, हमने आपको पहले बताया है कि 2009 चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपने पार्टी और संगठन पर विशेष फोकस किया, जिसका फायदा उनको 2014 में मिला और इस बीच में उनको उनका उत्तराधिकारी भी मिल गया था, चिराग पासवान। चिराग पासवान ने जिस तरह से फैसले उनके हैं, उस फैसले पर पूरा बिहार का राजनीति जो है असर करता है और खास करके अगर बात करें तो NDA गठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये चिराग पासवान पर असर करने लगा है। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में चिराग पासवान ने साफ तरीके से कहा था कि रामविलास पासवान जो उनके पिताजी थे वो चाहते थे कि एक बार फिर से UPA के साथ ही रहा जाए, लेकिन ये फैसला चिराग पासवान का था कि वो NDA गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और नरेंद्र मोदी के भविष्य को देखते हुए, देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ वो हो लिए। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी रामविलास पासवान रहे और वहां मंत्री भी रहे। इन सभी बातों को अगर देखा जाए बड़ी गंभीरता से और गौर से देखा जाए तो एक बात तो साफ नजर आती है कि दलित वोट बैंक जो कांग्रेस से छूट गया था, उस वोट बैंक की हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि ये वोट बैंक उसका है और उस वोट बैंक पर वो अपना कब्जा फिर से जमा सकती है, इसकी तैयारी कर रही है। और यहीं आकर के चिराग पासवान की महत्ता बढ़ जाती है। हालांकि महत्ता तो जीतन राम मांझी की भी बढ़ी हुई है। आपको याद होगा कि 2014 में जब नीतीश कुमार चुनाव हार गए थे तो उन्होंने जीतन राम मांझी पर भरोसा किया था। परिणाम क्या हुआ उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं या उस पर हम चर्चा भी करने नहीं आए हैं, लेकिन 2000 से 2025 के बीच में
रामविलास पासवान ने बिहार में अगर देखा जाए तो दलित वोट बैंक पर जिस तरह से अपना आधिपत्य जमाया और दलितों ने उनको खुल करके आंख मूंद करके समर्थन किया, वो साफ साफ दिखता है। और वही वोट बैंक 2021 में विकट परिस्थितियों में भी चिराग पासवान से छटक करके नहीं गया। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि चिराग पासवान को आपने देखा होगा कि जब वो फैसले करते हैं तो उन फैसलों का असर भी होता है। जब उपचुनाव जब भी हुए 2020 के चुनाव के बाद, चूंकि 2020 में चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे और उन्होंने एनडीए को मजबूर कर दिया था, लेकिन फिर भी इन के प्रकार न नहीं होता है कि आधे प्रयास से ही सही, लेकिन सरकार बन गई। जिस तरह से चिराग पासवान ने अलग से चुनाव लड़ करके एनडीए गठबंधन को यह बता दिया कि उनकी ताकत क्या है। 18,000 के आसपास एवरेज वोट उनका हर बूथ पे आया, माफ कीजिएगा, हर विधानसभा में आया। उसको अगर काउंट कर दिया जाए तो इतना ही जो आंकड़े हमने निकाले हैं, आपने देखा होगा पंचनामा में या फिर भारत लाइव पर संपादक नमन मिश्रा जी ने, और मैंने भी आपको आंकड़ों के माध्यम से बताया था कि लगभग 100 से ज्यादा ऐसे सीट हैं जहां जीत हार का आंकड़ा 10 वोट से लेकर 1 वोट से लेकर के और 15,000 वोट के बीच में था, जिसमें कि 18,000 वोट अगर किसी दल को आता है एवरेज, तो इसका मायने आप समझ सकते हैं कि उसको हार जीत में कितना बड़ा योगदान रहा होगा। और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की पहुंच और पूछ सबसे ज्यादा है। आपने देखा कि बिना किसी हील हुज्जत के चिराग पासवान को 5 सीटें लोकसभा में दी गई और उन्हीं के इशारे पर, या कहा जाए कि उनको प्राथमिकता देते हुए पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, शुरू से अंत तक गिड़गिड़ाते रह गए, मांगते रह गए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। अब 2020 से लेकर के 2025 की जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। 2020 के चुनाव में दलित वोटरों का रुझान जो है वो विभाजित नजर आया था। विभाजित इसलिए हम बता रहे हैं कि कुछ वोटर जो हैं वो चले गए थे जीतन राम मांझी के पास भी, क्योंकि दोनों 2 गठबंधन में थे। आज 2025 में दोनों एक ही गठबंधन में है, इसलिए दलित वोटों के ज्यादा बिखराव की बात पता नहीं चल रही है। लेकिन इस बीच में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, उसमें राजद कांग्रेस महागठबंधन में सामाजिक न्याय और जाति आधारित जनगणना की बात को लेकर के मैदान में उतरे थे, तो दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश भी जम करके हुई थी। नीतीश कुमार की जदयू और भाजपा एनडीए गठबंधन में सवर्ण, पासवान और कुछ महादलित वोटरों का समर्थन हासिल किया। लेकिन 2020 की अगर बात करें हम, तो 2020 में चिराग पासवान अपने वोट बैंक को, यानी कि जो उनका 7% का वोट बैंक है, उस वोट बैंक को लेकर के वो बाहर चले आए थे। दलित समाज ने उनको जमकर के वोट किया और इसी का नतीजा था कि 18,000 के आसपास एवरेज वोट उनका आया। ये बात एनडीए गठबंधन अच्छी तरह समझ गया था और उसके बाद से आपने देखा होगा कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं, जब भी जरूरत महसूस हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को चुनाव प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया चिट्ठी लिख करके। आज जब सीट शेयरिंग के समझौता होती है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी की बात चर्चा की जाती है कि चिराग पासवान को मनाना सबसे जरूरी है, तो उनकी बात होने के पीछे का कारण है उनके महत्व का होना। यानी सीधी तौर पे कह सकते हैं कि एनडीए के भविष्य का जो सितारा है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के हाथ में असर करता है। उनके जरा सा इधर उधर फैसले लेने के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने की जो कवायद है उसमें अंतर पड़ सकता है या फिर उसमें खलल पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जदयू और नीतीश कुमार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के वो दलित समाज को अपने तरफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े दलित नेता को खोजिएगा तो आपको दिया लेकर के, लालटेन लेकर के भी खोजिएगा तो बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि दलित नेताओं में जिस तरह से चिराग पासवान ने अपना स्थान बनाया है और बाद में फिर जीतन राम मांझी ने अपने आप को स्थापित किया है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 9 महीना बैठने के बाद, उनमें जो स्पार्क आया है और जिस तरह से वो चमक करके बाहर आए हैं, उन्होंने उस बात को लेकर के हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा भी था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि वो अपनी पार्टी का विलय कर ले, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि वो और कोई नहीं ना है। उनका इशारा किसके तरफ था अच्छी तरह से आप जानते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को विलय करने से मना कर दिया और सीधे तौर पे वो महागठबंधन और सरकार से अलग होकर के एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए, जो आज तक वो बने हुए हैं। आगे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में दलित वोट बैंक को लाने का कोई बहुत बड़ा आधार और बेस नहीं है, न ही कोई बड़े दलित नेता उनके सामने नजर आते हैं। संजय पासवान वगैरह हुआ करते थे, अभी भी जनक राम दलित नेता हैं, लेकिन अगर वोट को ट्रांसफर कराने की बात की जाए
कि वो भारतीय जनता पार्टी में दलितों का वोट ट्रांसफर करा देंगे, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता है। यही कारण है कि दलित नेताओं का उभार नहीं होने के कारण और बड़े नेता सामने नहीं आने के कारण आपने देखा होगा कि हमेशा मुंह पूछना जरूरी हो जाता है चिराग पासवान का, और चिराग पासवान को प्रथम प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। जब बिहार की बात होती है तो उसमें चिराग पासवान की अहमियत आप अच्छी तरह समझते हैं। नीतीश कुमार को कमजोर करना हो तो चिराग पासवान सामने नजर आते हैं। अगर पार्टी को बिहार में बेहतर प्रदर्शन करना हो तो चिराग पासवान सामने नजर आते हैं। चिराग पासवान को 5 सीटें लोकसभा में देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चिराग पासवान पर पूरा कॉन्फिडेंस और भरोसा, इसके साथ साथ विकल्प एकमात्र जो है वो चिराग पासवान ही नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो आप जीतन राम मांझी को भी आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन चिराग पासवान के पास जो उनका वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन का अगर फॉर्मूला कहीं बनता है तो उस परिवर्तन में चिराग पासवान की अहम भूमिका होगी। सत्ता पर बने रहने के लिए या फिर सरकार बनाने के लिए अगर एनडीए गठबंधन को जरूरत है तो चिराग पासवान की है। अब ऐसे में एक बात तो पक्का हो जाता है कि 2015 की बात करें तो 2015 में दलित वोटरों का बिखराव हुआ था। ये दलित वोटर जो हैं वो छटक करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार के साथ जाने की बात भी कर रहे थे। हालांकि वोट की बात करें तो एनडीए गठबंधन के साथ भी चिराग पासवान तब जुड़े हुए थे, जीतन राम मांझी भी 2015 में थे, लेकिन जितना चाहिए था उतना वोट वो ट्रांसफर नहीं करा पाए थे। तब की परिस्थितियां कुछ अलग थी। तब रामविलास पासवान भी थे और उनको जिस तरह से वोटों को ट्रांसफर कराना था, जितनी सीटें मिली थी वो नहीं ले पाए, क्योंकि एक नया गठजोड़ जो बन गया था, MY समीकरण, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो अचानक से उभार हुआ था और नरेंद्र मोदी की छवि पर जिस तरह से एक प्रश्न क्वेश्चन खड़ा किया गया था गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने गोधरा और अन्य चीजों को लेकर के, उसका प्रभाव निश्चित रूप से MY समीकरण पर था। और खास करके नीतीश कुमार के जो वोटर, कोर वोटर हैं, वो नीतीश कुमार के साथ ही रहते हैं। अब तक यही देखा गया कि उनके 15% वोटर जो है कांस्टेंट उनके साथ रहते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही। लेकिन नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कहां कर पाए। आखिरकार नीतीश कुमार को भी स्विच करके आना पड़ा फिर से एनडीए गठबंधन में, जिसका नतीजा आपने देखा ही क्या हुआ। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें जातीय समीकरण की बात करें, योजनाओं की बात करें तो कई योजनाएं हैं जिसमें कांग्रेस ने दलित संवाद जैसी योजनाएं करके फिर से अपने दलित वोटरों को जो आजादी के बाद से उनके साथ जुड़े हुए थे, धीरे धीरे करके वो छटक गए, उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि अपने अध्यक्ष भी उन्होंने बनाए हैं दलित समाज से ही। ये सभी बातें, इसके अलावा अब नया नया जो दलित नेता हैं उनकी जयंती याद आने लगी है उनको, उसको भी लेकर के आपने देखा होगा कि राहुल गांधी खुद बिहार आए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कई कार्यक्रम दलित समाज का करके वो भी चाहते हैं कि दलितों का वोट उनके तरफ जुड़ा रहे, जिसके लिए कई नेता उनके यहाँ भी हैं। अब इन सभी बातों के साथ साथ खास करके नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने दलितों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें अम्बेडकर समग्र योजना जो है वो चला रहे हैं। इसके बाद अशोक चौधरी को हाल फिलहाल में आपने देखा कि भीम संवाद 2 साल से करना शुरू किए हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो दलित वोट बैंक जो 19% है, इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जो कवायद चल रही है वो इस बार आने वाले 2025 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका हो सकती है। क्योंकि जातीय जनगणना होने के बाद और फिर से जातीय जनगणना का घोषणा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक बात तो साफ हो गया है कि इस आंकड़ों को देखें तो नंबर 1 पे अति पिछड़ा समाज है जो 36% से ज्यादा है। ये अलग अलग खेमों में 113 जातियों में बटा हुआ है। वहीं अगर पिछड़ा समाज की बात करें तो ये लगभग 1 दर्जन इसमें जातियां हैं और ये 2 खेमे में बटा हुआ है। एक तो 27% में से 14% यादव और बाकी के जो हैं वो अलग अलग जातियां हैं, आधा 1 दर्जन के आसपास वो हैं उसमें। लेकिन दलित समाज में गिने चुने आधा दर्जन के आसपास जातियां हैं जो कहीं ना कहीं एकजुट रहने की कोशिश करती हैं और इनका वोट भी एकमुश्त जाता है। अकेले अगर चिराग पासवान की बात करें तो 5 से 7% वोट तो उनके पास खुद ही है और उस वोट के एक छत्र वो कहा जाता है कि ट्रांसफर कराने वालों में से गिने जाते हैं, जो कि कई चुनाव में देखा भी जा चुका है। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि आने वाले चुनाव में चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी परिस्थितियां जो बन रही हैं, उन परिस्थितियों में जब अति पिछड़ा समाज टूट रहा है, अभी अभी आपने देखा होगा कि जो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की तरफ से वोटों का बिखराव हो रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर जदयू से
सवर्ण वोटरों को टांग करके ले जा रहे हैं, तो उधर से महागठबंधन की तरफ से वो मुस्लिम वोटरों को टांग करके ले जा रहे हैं। अति पिछड़ा समाज उनके साथ दोनों तरफ से खेमे से निकल करके भाजपा और जदयू के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल में भी कुछ जो समाज है अति पिछड़ा के, वो भी उनके साथ जाते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आईपी गुप्ता जो दलित से अति पिछड़ा में आ गए हैं, उन्होंने एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक में अगर वो सेंधमारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से दलित समाज भी उनके पक्ष में खड़ा है और अति पिछड़ा समाज के लोग भी खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ कहा जा रहा है कि अन्याय हुआ है और उनके समाज के लोग तो उनके साथ खड़े हैं। ये भी एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे। तो ये दोनों जब अंतर पैदा करना शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जो इस बार के चुनाव को प्रभावित जरूर करेंगी, जिसमें विद्यापति चंद्रवंशी की बात कर लें, वो भी प्रभावित करेंगे। जयलाल कुशवाहा की बात करें तो वो भी प्रभावित करेंगे। अमित सिंह की बात करें तो वो भी प्रभावित करेंगे। ऐसे कई दल हैं, पृथ्वी माली की बात करें वो भी प्रभावित करेंगे। इन सभी के प्रभाव को कम करने के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, जिस पर कांग्रेस की भी नजर है और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो किसी कीमत पर अब चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहेगी। और ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार भी जानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार सीट शेयरिंग पर दबाव बनाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से चिराग पासवान को सीटें दे और उनको एनडीए में रखा भी जाए, इस पर भी दबाव है उनका। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो कहा जा सकता है बहुत ही स्पष्ट तरीके से कि चिराग के फैसले पर ही टिका हुआ है एनडीए का भविष्य। चिराग के फैसले पर इस बार सरकार बनने और बिगड़ने की कवायद होगी। वो जहां रहेंगे, जिस खेमे में रहेंगे, वहां का फॉर्मूला अपने आप जो है सेट हो जाता है। जैसे आप कोई भी मैथ्स जब सॉल्व करते हैं, कोई भी हिसाब बनाने जाते हैं, तो उससे पहले आप देखिएगा कि उस चैप्टर का एक फॉर्मूला दिया होता है और उसी फॉर्मूले के हिसाब से पूरा का पूरा हिसाब जो है वो सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। उसी तरह से आने वाले 2025 के चुनाव में परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट हों, लेकिन चिराग पासवान से और दलित वोट से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। ये वोट निर्णायक वोटर हैं और एक मुश्त वोट जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल के आता है और चिराग पासवान को कैसे एनडीए गठबंधन अपने पास रखने में सफल हो पाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा ले रहे हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।